आर्टिकल 370 पे जब चर्चा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू साहब के बहुत नजदीकी दोस्त, और वो दोस्ती भी अजीबोगरीब थी कि उस दोस्त को सेटिस्फाई करने के लिए 370 को इजाद किया गया। और जब वो नेहरू जी के पास आए शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि आप बताएं क्या करना है। तो नेहरू जी तो खिलाड़ी थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा आप अंबेडकर के पास जाइए, उन्हें कन्विंस कर लीजिए। अंबेडकर को जाके 370 के बारे में सब कुछ बताया। तो अंबेडकर ने बहुत प्यार से उनकी तमाम बातें सुनी और कहा कि आप भारत से यही भी चाहते हैं, सुरक्षा भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, आप 6 साल की असेंबली भी चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं, सब कुछ आप चाहते हैं, बदले में भारत को आप क्या देंगे? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो दुनिया की और भारत की हर कोर्ट में काला कोट पहन के सच बोलते हैं, और उनका सच उतना ही काला होता है जितना कोट का रंग, उन तमाम लोगों ने भी इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया। और ये तमाम सारी चीजें कोई आरएसएस या बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद की कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई किताब छपती हो, वहां से नहीं है ये। इस देश में अगर सबसे गलत तरीके से और एक डिजाइन के तहत अगर उस दौर के बड़े लीडरों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, सबसे ज्यादा गलत राय और नैरेटिव बनाई गई, उस शख्स का नाम था बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर से जब शेख अब्दुल्ला ने यह कहा तो बी आर अंबेडकर ने उस पर जवाब क्या दिया है, यह सब आप नेशनल आर्काइव में चले जाएं, रखा हुआ है। लेकिन नेशनल आर्काइव पिछले 70 साल से मौजूद थी। उसमें कितने लोग जाकर के भारत के इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समझने के लिए उन डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते थे। इस पूरे देश की पॉपुलेशन को निकालें तो 5% लोगों ने नहीं पढ़ा। बी आर अंबेडकर ने यह कहा, शेख अब्दुल्ला अपने जीते जी मैं यह पाप नहीं होने दूंगा। और ये बताया नहीं गया कि जब 370 के लिए बहस चल रही थी, अंबेडकर उठ के गए कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, यह देश के खिलाफ है। लेकिन एक शख्स जो विजनरी थे, उनकी जिद इतनी थी कि वो अड़ गए इस बात पे। तो आखिर में आपकी संविधान सभा के सदस्य जो थे, उन्होंने लिटरली ठोड़ियों में हाथ डाले कि आप इस पे मान जाइए। तो कंप्रोमाइज यह हुआ कि एक शख्स की जिद और बाकी तमाम वो लीडर जो उस वक्त के स्टालवर्ट थे, चाहे गोपाल स्वामी अयंगर हो या पटेल हो, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसे हम टेम्परेरी बना सकते हैं कि नहीं, इसे टेम्परेरी रखते हैं। यह जो टेम्परेरी शब्द देने वाला शख्स था वो बहुत समझदार था। उनको मालूम था कि नेहरू जी परमानेंट नहीं है, तो यही टेम्परेरी किसी दिन हथियार बनेगा। तो उन्होंने तो नहीं सोचा था कि आप 2 शतरंज के खिलाड़ियों को भेजेंगे, आपने नहीं सोचा था। और आपके बारे में जो राय बनी उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। आपने मुझे चरखा दिया है, यह संवैधानिक प्रोग्राम नहीं है। मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हुआ और न मेरी कोई ख्वाहिश है इस पद पे बैठने की, क्योंकि इस पे बैठने के बाद आप अपने मन की बात नहीं कहते, दूसरे के मन की बात कहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अपने मन की बात कहते कहते चला जाऊं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
क्योंकि जब आप अपने मन की बात कहने लगते हैं और समाज को यह समझ आ जाता है ये मेरे मन की बात भी कह रहा है, तो बीच इलेक्शन के अंदर पिछले 4 साल की लड़ाई का फायदा यह होता है कि कोर्ट में एक तरफ लड़ाई चल रही थी, तो कोर्ट में तो सिर्फ इसलिए हमारी टीम गई थी ताकि इस मुद्दे को कोई हशप न कर पाए, और लीगल डेट पड़ेगी तो बार बार देश में अखबारों में कुछ छपेगा कि 35A क्या है, इसलिए देश को पता चलेगा। लेकिन एक शख्स आपने 47 में भेजा था, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपने 2014 में भेजा। तो मुझ जैसे लोगों को यह लगा कि इस शख्स की बात ना तो टेलीविजन सुनता है और ना ही इसको मीडिया जगह देता है, तो अगर यह बात अपने मन की दुनिया को बता रहा है और लोग इसको सुन रहे हैं, तो 15 साल की जो ट्रेनिंग आपने दी उसने देश को सुना। तो जितनी निटिगिटीज थी आपने समझा दी। तो पहला देश का प्रधानमंत्री ऐसा बना जो एक ट्रेनिंग, और इस गुजरात राज्य में जिसे कुछ लोग नाम देते हैं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात जो है वो हिंदुत्व की भट्टी है। तो मैंने कहा चलिए, जब ये हिंदुत्व की भट्टी नहीं थी तब चरखे वाले आए थे, और अब ये हो गई है तो इस भट्टी के तपे हुए एक आदमी को भी देश चलाने का मौका देना चाहिए। तो जिस तरीके से मुझे लगा कि अगर इस देश में कुछ एलीट और पढ़े लिखे लोग जिनको लगता है कि वही देश को चलाना जानते हैं और हर कॉम्प्लेक्स बात को और कॉम्प्लेक्स बना के कहते हैं कि यह बड़ी गंभीर विषय है, ऐसे में एक शख्स गया, उसकी बात को भी लोग सुनते थे। मुझे यह लगा कि क्या वजह है कि एक बुजुर्ग आदमी, कौन सा कनेक्ट है कि वो 20 साल के लड़के के मन की बात कह रहा है, और क्या वजह है कि एक 42 साल का आदमी अपने आप को जवान नहीं साबित कर पा रहा। तो मैंने उस वक्त सोचा कि ये जो राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती है, इसको अगर कोर्ट रूम में जो बहस चलेगी चलने दीजिए, अगर इसको सार्वजनिक मंचों से इस देश के लोगों को अगर आप सही मायने में जो असली पिक्चर है वो बता दें, जो फैक्ट हैं वो बता दें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग खड़े हो जाएंगे। और ये 19 अगस्त 2014 से इसकी लड़ाई 2 साल तक कोर्ट में लड़ी, कोर्ट में तो वो अभी भी चल रही है। लेकिन मुझ जैसे आदमी को लगा, क्योंकि मैं मीडिया का था, कि इसकी निटिगिटीज जितनी हैं सरल भाषा में देश को समझाओ। मुझे नहीं लगता, लेकिन 6 अगस्त को मुझे लग गया कि लोग सुनते हैं आपकी बात को अगर आप सच्चाई से कहते हैं तो। और उसका असर यह हुआ कि जिस तथाकथित राष्ट्रपति के आदेश को भारत के संविधान में एक जघन्य अपराध करके 14 मई 1954 को इंसर्ट किया गया और बताया नहीं गया, तो 54 की कॉपी में आर्टिकल 35A मिलता है, फिर 2 कॉपी के बाद गायब हो जाता है, कि लोगों को पता ना चले कि यह आर्टिकल 35A क्या है, जो स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर के लिए था। तो आपने एक अपराध देश के संविधान के साथ किया, और क्योंकि आपकी कश्मीर से अल्लाह जाने वो कौन सी नजदीकियां थीं शेख अब्दुल्ला साहब से, कौन सी मजबूरियां थी ये भी मुझे नहीं पता, उसी शेख अब्दुल्ला ने
यह कहा कि जो आर्टिकल 35A है, यह भारत के संविधान में 14 मई 1954 को आया है, तो अभी तो उसकी लीगलिटी पे तो बात ही नहीं कोई कर रहा है। कहा गया कि साहब ये जो आपने जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक एक सुविधा दी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो जन्नत है, वहां या तो हूरें पैदा होती हैं, मुजाहिदीन होते हैं, और तो कोई होता नहीं है, काफिर वहां हो नहीं सकता पैदा। उन्होंने जब अपना संविधान, जिसका ड्राफ्ट 1956 में तैयार किया, और 1957 जनवरी के अंदर जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, तो वो कितने ज़हीन लोग थे, कश्मीरी थे, वो तमाम लोगों ने नेहरू जी से कहा कि हम इसे अपने संविधान में जब लागू करेंगे तो इसके लागू करने की डेट 1954 नहीं होगी, हम इसकी डेट 1944 रखेंगे। लेकिन हमारे विजनरी प्रधानमंत्री ने यह नहीं पूछा कि भाई 1944 क्यों रखना चाहते हैं आप, इसके पीछे क्या कारण है। अगर मैं होता तो मैं कहता कि 1944 मत रखो, 632 रख लो, तो थोड़ी बहुत भी जो मुराद है वो भी पूरी कर लो। लेकिन इस खेल को समझने के लिए मैं बोलता हूं, यह बात अलग है कि अब आपका दाह संस्कार हो गया है, लेकिन फिर भी इस देश को जानना चाहिए 1944 जो आज कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत, कभी सुना है आपने कि बिहारियत, ये सुना है आपने? तो जम्मू कश्मीर को लेकर को ही जमहूरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए, कश्मीर चाहिए, बिहार के लोगों को इंसानियत नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को इंसानियत नहीं, वहां हैवानियत चाहिए क्या? एक नैरेटिव झूठा गढ़ा गया हमारे राजनीतिक दलों द्वारा।